डॉक्टर सावित्री चौधरी, भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से मैं आपका स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो मोटिवेशन पर बना हुआ है, अभिप्रेरणा पर बना हुआ है। ये सैद्धांतिक जो हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान जो हमारा है, बच्चे और बचपन है, बच्चे और सीखना है, सभी में ये टॉपिक है, सभी में प्रकरण है, कॉमन है ये। इसलिए आज इस विषय का, इस प्रकरण का हमने चयन किया है। विषय हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है। अब देखेंगे हम आगे बात करते हैं अभिप्रेरणा का जीवन में क्या महत्व है। तो मैं आपको ये सारा का सारा समझाऊं और आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप हमारे वीडियो देखते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप शेयर भी करें। आप चाहें अपने फ्रेंड्स को, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, रिट की, टेट की, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक है जिससे दूसरों को लाभ मिल सकता है तो आप उसे शेयर करें। जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे क्लिक करें और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट में कुछ और हो सकता था तो हमारा प्रयास रहेगा अच्छा करने का, आप उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक ही करना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जुड़े रखें। अब आप हमसे जो जुड़े हुए हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और अपनी बात शुरू करती हूँ। तो मैं आपको मोटिवेशन का अर्थ बताऊँ, परिभाषा बताऊँ, इसके तत्व बताऊँ, इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप व्हाइट बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, बहुत हल्का। आज हम बात करेंगे अभिप्रेरणा की। आज का जो विषय चर्चा का बनेगा उसको हम अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा का क्या महत्व है जीवन में? देखिए, आप सब परिचित हैं, बिना अभिप्रेरणा के, बिना मोटिवेशन के व्यक्ति जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। अगर आपको मोटिवेशन नहीं है, यदि प्रेरणा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। और यदि आप मोटिवेट हैं तो जीवन के किसी भी पड़ाव में, किसी भी समय आप कुछ भी जो चाहे आप कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण शक्ति है हमारे पास में। एक उत्तेजना है, एक स्टिमुलस है हमारे सामने, एक उत्तेजना है हमारे सामने, ये हमें उत्तेजित कर देती है। तो आप देखेंगे आरपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप देखेंगे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अभिप्रेरणा शब्द का अर्थ क्या है, कौन से उससे बना है, कौन सी भाषा से बना है, इस मोटम का अर्थ क्या होता है। आरपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है इससे। सर्वोत्तम राजमार्ग किसे कहा गया है, किसने कहा है, और कौन सी वाली परिभाषा है गुण की जिसमें अभिप्रेरणा को जारी रखने की शक्ति कहा है, कार्य को जारी रखने की शक्ति कहा है। इस तरह से देखेंगे चालक को लेकर, प्रणोद को लेकर, अंतर्नोद को लेकर, आवश्यकता को लेकर, जो इसके तत्व हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। बहुत सारे प्रश्न पूर्व में आरपीएससी के द्वारा कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए सीधे हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और सबसे पहले देखते हैं जो मोटिवेशन है उस मोटिवेशन का क्या अर्थ होता है, कौन सी भाषा का शब्द है। इंग्लिश में हमने बोल दिया मोटिवेशन, हिंदी में हम बोल रहे हैं अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है, जीवन में उसका क्या महत्व है। आप देखेंगे अगर आप इसे थ्योरी में न भी पढ़ना चाहें तो भी जीवन में आप देखेंगे मोटिवेशन हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो घर पे कार्य करने वाली घरेलू महिला हो या फिर वो बाहर काम करने वाली वर्किंग वुमेन हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए उम्र के हर एक पड़ाव पर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये हमारे अंदर उस कार्य को करने की एक लगन, एक सनक सी पैदा कर देता है और जब तक हम उस कार्य को नहीं कर लेते, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम रुकते नहीं हैं। तो मोटिवेशन होना बहुत जरूरी। अभी आप देखेंगे बहुत सारा आपने देखा होगा मोटिवेशन लेक्चर होते हैं, मोटिवेटर्स होते हैं जो आपको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेट करने का तात्पर्य यही है कि वो आपको आपके लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। 10th का बच्चा है, 12th का बच्चा है, काउंसलिंग करवाता है, उसको मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम पढ़ो, आगे तुम्हारा भविष्य ये सब्जेक्ट लेने से ऐसा बनेगा। महिलाओं को भी मोटिवेट कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकती हैं, आप में ये प्रतिभा है। तो आप देखेंगे मोटिवेशन का व्यक्ति के जीवन में बहुत 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 महत्व है। चलिए अपन चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और एक बार थ्योरी देखते हैं कि क्या कहना है। देखिए सबसे पहले हमने बात की है
अभिप्रेरणा के अर्थ की, कि अभिप्रेरणा का क्या अर्थ होता है। तो हम कह रहे हैं अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन शब्द कौन सी भाषा से लिया, अंग्रेजी का जो शब्द है ये मोटिवेशन कौन सी भाषा से ग्रहण किया गया है, कहाँ से बनकर आया ये, तो हमने कहा कि मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के, देखिए मैं इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर ये बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो लैटिन भाषा के शब्द किससे बना है, मोटम से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, देखिए इस शब्द का अर्थ, ये शब्द लैटिन भाषा से आया है, लैटिन भाषा का शब्द मोटम है, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है गति करना, विकास करना, गति करना। फिर देखेंगे और अगर सरल भाषा में कहें तो अभिप्रेरणा क्या है, एक शक्ति है। अब कहेंगे शक्ति कौन सी, इंटरनल या है ना एक्सटर्नल, बाहरी या आंतरिक, इस पे भी बात करेंगे, ये भी विषय चर्चा का रहेगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि अर्थात अभिप्रेरणा वो शक्ति है जो व्यक्ति को मोशन को मतलब कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। मोशन माना मतलब कार्य करना, गति में आ जाने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा, जब व्यक्ति अभिप्रेरित हो जाता है, बालक जब अभिप्रेरित हो जाता है तो आप देखेंगे उसकी सीखने की जो गति है वो तीव्र हो जाती है। अब हम बात करेंगे परिभाषाओं पर कि कुछ परिभाषाएं हैं जो आरपीएससी के द्वारा बार बार पूछी जाती हैं। सबसे पहली परिभाषा की चर्चा करते हैं हम, जो गुड महोदय ने दी है, और उसका मतलब क्या है, देखिए आप अगर आप इस परिभाषा को जीवन में उतार लेंगे और तो इससे अभिप्रेरणा का महत्व एकदम साफ स्पष्ट होता है। देखिए क्या कह रहे हैं वो, किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की जो शक्ति है। देखो सबसे पहले क्या करा, प्रारंभ करा, शुरू करवाया उस कार्य को, फिर उसको कंटिन्यू रखा और तब तक कंटिन्यू रखा, सही दिशा में रखा जब तक कि आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लिया। ये परिभाषा पूर्व कंपटीशन एग्जाम में 2-3 बार पूछी जा चुकी है। ये देखिए किसने दी है, गुड महोदय ने दी है। अब हम आते हैं, कुछ ऐसा भी है जो किसी ने कहा है उसको कोटेड कर लिया गया है और उससे पूछते हैं ये किसको कहा जाता है, राइटर नहीं पूछते, उस शब्द का अपने आप में इतना महत्व हो गया है कि उस शब्द को पूछते हैं। तो देखिए उस लाइन की बात करते हैं, उस कथन की बात करते हैं जो अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, किसने कहा, ये बीएफ स्किनर ने कहा है। लेकिन क्वेश्चन फ्रेम कैसे हुआ था, उसने राइटर को नहीं पूछा था कि भाई ये परिभाषा कौन से राइटर ने दी है, कौन से लेखक ने, कौन से मनोवैज्ञानिक ने, कौन से शिक्षाविद ने दी है। उसने तो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया था कि सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग किसे कहा गया है, सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग किसे कहा गया है। जो हमारा उत्तर है वो हमारा प्रकरण है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन को सीखने का राजमार्ग कहा गया है। अब आप देखेंगे इसी तरह एक और क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, अभिप्रेरणा को सीखने की सुनहरी सड़क कहा जाता है। यदि आप मोटिवेट हैं, यदि आपने ठान लिया है उस कार्य को करने के लिए, तो आप देखेंगे उन्होंने कहा कि मोटिवेट हो जाए जब व्यक्ति पढ़ने के लिए, कोई कार्य करने के लिए, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो जो ये अभिप्रेरणा शब्द है या जो अभिप्रेरणा है, जो हम अभिप्रेरित हुए हैं, आप देखेंगे वो क्या काम करती है, सुनहरी सड़क का काम करती है। फिर देखें अभिप्रेरणा को सीखने का हृदय भी कहा जाता है। अब देखिए अपने आप जब हार्ट की बात आ गई है, हार्ट की बात आ गई है, तो मैं आपको क्या बताऊं, जैसे मानव जीवन में हृदय का महत्व है, आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। दिल का धड़कना बहुत ज़रूरी है और वो हमेशा धड़कता रहे, इसलिए हमारा कुछ कदमों का चलना भी बहुत ज़रूरी है। अब मानव जीवन में, मानव शरीर में कितना महत्वपूर्ण अंग है, आप देख लीजिए, अभिप्रेरणा को सीखने का हृदय कहा गया है। आप इस बात से, इस उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। फिर कह रहा है निष्पत्ति, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, अचीवमेंट। निष्पत्ति के लिए योग्यता के साथ साथ अभिप्रेरणा होना आवश्यक है। मैं योग्य हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, मेरे पास योग्यताएं हैं, लेकिन योग्यता के साथ मैंने बहुत सारी डिग्रियां ले रखी हैं, लेकिन मैं बैठी हुई हूँ, मैं मोटिवेट ही नहीं हूँ कि मैं इससे कुछ आगे कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। आप देखेंगे योग्य, अगर मैं कुछ उपलब्धि चाहती हूँ जीवन में,
अगर मैं कुछ उपलब्धि चाहती हूँ जीवन में, तो आप देखेंगे जो योग्यता मैंने संजो रखी है, जो मैंने इकट्ठी की है कठिन मेहनत से, उसके साथ यदि अभिप्रेरणा और मिल जाए तो आप देखेंगे सोने पे सुहागा हो जाएगा और वह व्यक्ति ऐसे अच्छे से अच्छे लक्ष्य को, जो कठिन से कठिन लक्ष्य होगा, दूर से दूर उसे नजर आता होगा, उसको भी वो सरलता से प्राप्त कर लेगा। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कहा गया है निष्पत्ति के लिए क्या जरूरी है, अचीवमेंट के लिए क्या जरूरी है, योग्यता के साथ साथ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। चलिए अब देखिए बर्नार्ड महोदय क्या कहते हैं, जिस लक्ष्य के प्रति, जैसे कोई भी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, आरएस हो, जो भी कोई आपने लक्ष्य बनाया हुआ है, आप ऐसे रहे क्या होगा, थर्ड ग्रेड में रहने दो, कहाँ गांव में जाएंगे और फिर कौन अप डाउन करेगा। ये जिस लक्ष्य के प्रति कोई आकर्षण था ही नहीं, आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जिस लक्ष्य के प्रति कोई आकर्षण था ही नहीं, उस लक्ष्य को प्राप्त करवाने की जो उत्तेजना है, जो उत्तेजित करने की शक्ति है, वो ही क्या है, अभिप्रेरणा है। कोई आकर्षण नहीं था, कोई चाह नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी, हम सोच ही नहीं रहे थे उस बारे में, लेकिन जब मोटिवेट हुए तो हमने उस लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लिया। बर्नार्ड महोदय कहते हैं ये जो अभिप्रेरणा है, ये वो ही शक्ति है, वो ही उत्तेजना वाली शक्ति है जो व्यक्ति को हर संभव प्रयास करवाती है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। अभी हम बात कर रहे थे अभिप्रेरणा के अर्थ की, और फिर हमने बात की अभिप्रेरणा के परिभाषा की। फिर अगली बार जब मैं आपको व्हाइट बोर्ड दिखाऊंगी तो फिर हम बात करेंगे भाई अभिप्रेरणा के लिए जो आवश्यकता है, तत्व कौन कौन से हैं। आवश्यकता है, प्रणोद है, चालक है, अंतर्नोद है, ये क्या होते हैं और मानव जीवन में क्या महत्व रखते हैं, या मानव जीवन जो भी उपलब्धि करता है या जो कार्य करता है उसमें क्या महत्व रखते हैं। हमसे इसी तरह से जुड़े रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अब हम बात करेंगे अभिप्रेरणा के सोर्सेज की, तत्व की, कि अभिप्रेरणा के तत्व क्या होते हैं। तो उससे पहले आप व्हाइट बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम सरल भाषा से बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अभिप्रेरणा के तत्व की। सबसे पहले तत्व में या सोर्सेज में हम सबसे पहले बात करेंगे आवश्यकता की। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि किसी कार्य को करना हो तो व्यक्ति यदि उसे आवश्यकता होगी तो वो उस काम को कर लेगा, यदि उसे आवश्यकता होगी तो वो उस काम को सीख लेगा। इसलिए हमारा जो अभिप्रेरणा का पहला तत्व है वो है आवश्यकता। आवश्यकता का मतलब है कोई ना कोई कमी, या फिर आप एक शब्द में कह सकते हैं अभाव की स्थिति। तब ये अभाव की स्थिति हमारे शरीर में पैदा होती है या हमारी सोच में पैदा होती है कि हमारे पास ये नहीं है या इसकी कमी हमें ऐसे है। वैसे ही देखेंगे शरीर में क्या हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। चलिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड की ओर ले जाती हूँ। देखिए क्या कह रहा है, पहला तत्व आवश्यकता। अभाव की स्थिति जिसके कारण बालक तनावग्रस्त हो जाता है। बालक की आवश्यकताएं उससे संबंधित चालक को जन्म देती है। देखिए कैसे, मुझे है ना भूख लगी है, अब भोजन मेरी क्या है, आवश्यकता है। मुझे प्यास लगी है तो पानी क्या है, मेरी आवश्यकता है। अब मैं वो मेरी बॉडी में जो तनाव उत्पन्न हुआ है, मेरे शरीर में जो तनाव उत्पन्न हुआ है, उस तनाव के कारण मैं क्या हो जाऊंगी, गतिशील हो जाऊंगी। डब्बे हैं, मैं ढूंढूंगी कुछ बिस्किट नमकीन कुछ है क्या, टिफिन में देखूंगी कुछ खाना है क्या, तो आप देखेंगे मैं गतिशील हो गई हूँ तनाव के कारण, क्योंकि किसी चीज़ की कमी है उसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। तो आप देखेंगे जैसे ही वो चीज़ प्राप्त होगी तनाव अपने आप कम हो जाएगा। तो अभाव की एक स्थिति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए गतिशील कर देती है। अब हम इसे यह भी कह सकते हैं, देखिए नोट में मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि यह अभिप्रेरणा चक्र का पहला घटक है। यदि हम कंपोनेंट्स की भी बात करते हैं तो जो आवश्यकता है वो अभिप्रेरणा का पहला घटक है, पहला कंपोनेंट है। अभिप्रेरित होने के लिए आवश्यकता का होना भी बहुत बहुत जरूरी है। मेरे लिए ये आवश्यक है। देखिए फिर देखिए दूसरे घटक पे चलते हैं, चालक। ये शरीर की, अब चालक को और हम क्या क्या कह सकते हैं, पहले नाम पढ़ लेंगे। ड्राइव्स,
ड्राइव्स को क्या कह सकते हैं? प्रणोद, अंतर्नोद। ठीक है, ये चलेंगे, चालक हैं मतलब चल रहे हैं, प्रणोद है, अंतर्नोद है, ये एक ही के नाम है, ऑब्लिक लगा हुआ है। देखिए क्या है, ये कह रहे हैं ये शरीर के अंदर की दशा है, जो मैंने कहा था ना आपको तनाव, ये कहा ये शरीर की आंतरिक क्रिया है, या आप एक दिशा भी कह सकते हैं, ये शरीर की आंतरिक क्रिया या दिशा है। कैसे? उदाहरण के द्वारा देखें, जैसे भोजन प्राणी की आवश्यकता है, तो वो भूख चालक को क्या करती है? जन्म दे देती है। देखो क्या है, भोजन प्राणी की क्या है? आवश्यकता, मतलब पहला घटक। अब वो भूख किसको जन्म देती है? कह रहे हैं कि वो भोजन किसको जन्म दे रहा है? भूख को। भूख क्या हो गई यहाँ पर? चालक हो गई, ड्राइव हो गया। अब बस इसी के कारण आप गतिशील हो रहे हैं, चालक को जन्म देती है। वैसे ही पानी की आवश्यकता क्या है? प्यास, तो वो प्यास चालक को क्या कर देती है? पानी की आवश्यकता प्यास चालक को जन्म देती है। तो यहाँ देखेंगे अभाव के कारण होने वाले तनाव को, देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, अभाव के कारण होने वाले तनाव को ही क्या कहा जाता है? प्रणोद कहा जाता है। 2013 और 14 में आरपीएससी सेकंड ग्रेड में मैथ्स, सब उस ज़माने में अलग अलग पेपर हुआ करते थे, मैथ्स वालों का अलग जीके आता था, साइंस वालों का अलग जीके आता था, आर्ट्स वालों का अलग जीके आता था। तो उस समय देखेंगे एक लंबी सीरीज चली थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। अब देखेंगे बहुत सारे नाम है, चालक भी नाम है, प्रणोद भी नाम है, अंतर्नोद भी याद है। आपको ध्यान रखना है ये तीनों किसके नाम है? इसी के नाम है। तो यदि अलग अलग भी आ जाए तो आपको यहीं पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि ये तीनों इसी के नाम है, इसलिए ध्यान से आप वहाँ पर टिक मार्क करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी जो आपकी गलतियाँ हैं वो अपन को पीछे ले जाएगी, और छोटी छोटी जो सतर्कता है वो हमें आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करेगी। देखिए अब हम चल रहे हैं लक्ष्य। अब देखेंगे क्या कह रहा है? लक्ष्य को आप प्रोत्साहन भी कह सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप है ये। अब कहा उन्होंने कौन कौन से होते हैं, तो हमने कहा आप इसे धनात्मक प्रोत्साहन कह सकते हैं और ऋणात्मक प्रोत्साहन कह सकते हैं। तो धनात्मक लक्ष्य क्या होते हैं? वो कह रहा है कि जिस लक्ष्य को व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसने ठान ली है पहले ही, जिस लक्ष्य को व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है वो उसका क्या होता है? धनात्मक लक्ष्य होता है। और जिसे वो प्राप्त करने के बाद प्रणोद में, प्रणोद क्या है? तनाव। देखो यहाँ पर पढ़ा है हमने, यहाँ पर प्रणोद क्या है? तनाव है, प्रणोद, अंतर्नोद। तो ये तनाव की स्थिति है क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऋणात्मक क्या है? ऐसे आपने उद्दीपन में भी पढ़ा होगा कि ऋणात्मक उद्दीपन को हटा लिया जाए तो क्या हो जाएगा? अगर वो कोई बच्चा दूध पी रहा है, दूध नहीं पीता है, और यदि बिल्ली है, बिल्ली को देख के वो दूध नहीं पी रहा है, तो यदि उस बिल्ली को हटा दिया जाए तो बच्चा दूध पी लेगा। तो आप देखेंगे यहीं पर बिल्कुल वही स्थिति है कि ऐसे लक्ष्य जिनसे दूर रहने पर या जिनको हटा देने पर हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और हमारा तनाव भी कम हो जाता है, उसे हम ऋणात्मक लक्ष्य या ऋणात्मक प्रोत्साहन कहते हैं। हम बात कर रहे थे अभिप्रेरणा के सोर्स की, कि इसके स्रोत क्या हैं, इसके तत्व क्या हैं, इसके घटक क्या हैं। तो 4 हैं हमारे पास, आवश्यकता है, चालक है, लक्ष्य है और प्रेरक है। अब हम बात करेंगे प्रेरक की, कि प्रेरक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रेरक को देखेंगे, अभी मैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको बताऊंगी प्रेरक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आपने नाम सुना होगा, कृत्रिम प्रेरक है, अर्जित प्रेरक है, प्राकृतिक प्रेरक है। तो अभी हम बात करेंगे डिटेल से प्रेरक के बारे में। अभी आप इसको राइट डाउन कर लें, और कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा और डिटेल इसकी बतानी चाहिए थी तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। क्यों? क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे अगर आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आगे वाली सभी सूचनाएं हमारे आने वाले वीडियो में। अभी हम बात कर रहे थे अभिप्रेरणा के सोर्सेज की, हम बात कर रहे थे घटक की। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज यूट्यूब पर हमारा चैनल बना हुआ है, यदि आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें। फिर उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम इस विषय पर एक लंबी चर्चा करते हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं प्रेरक की।
कितने प्रकार के प्रेरक होते हैं? बहुत सारे प्रेरक हैं, लेकिन हमने मुख्य मुख्य प्रेरक को व्हाइट बोर्ड पर लिखा है। सबसे पहले हम बात करें जन्मजात प्रेरक की। जन्मजात प्रेरक क्या होते हैं? तो ये देखो, भूख है, प्यास है, काम भावना है, निद्रा है, विश्राम है, ये सब क्या है? जन्मजात प्रेरक हैं। अब भूख लगेगी तो लगेगी लगेगी, नैसर्गिक प्रक्रिया है। प्यास लगेगी तो लगेगी, एकदम प्राकृतिक बात है। काम, निद्रा और विश्राम, ये देखेंगे आप। फिर देखिए अर्जित, जिनको अर्जित किया जा सकता है, जिनका हमने अर्जन किया है, वो क्या होते हैं? रुचि। रुचि डेवलप की जा सकती है, ऐसा नहीं है जन्म लेते समय रुचि पाई जाती है, प्राकृतिक है, नहीं, अर्जित है ये। अर्जित प्रेरक में क्या है? रुचि। और आदत। आदत आप जब भी चाहेंगे तब भी बना सकते हैं, जब सुधारना चाहे सुधार लीजिए, बिगड़ गई है तो आप देखेंगे रुचि और आदत। कृत्रिम प्रेरक की बात करते हैं, आर्टिफिशियल प्रेरक है जो नेचुरल नहीं है। तो कौन कौन से हैं? देखो, दंड है, मार पीट के किसी को काम पर लगाना, दंड। प्रशंसा करना, ये भी क्या है? कृत्रिम। उसको लालच देना, लोभ देना, पुरस्कार देना और उसके साथ सहयोग से पेश आना। फिर हम बात कर रहे हैं सामाजिक प्रेरक की। सामाजिक प्रेरक कौन से होते हैं? व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। क्या चाहता है व्यक्ति? कि आत्मसम्मान, दुनिया में समाज में उसे आत्मसम्मान मिले, आत्म प्रदर्शन, आत्म सुरक्षा, ये सब कौन चाहता है? किसमें चाहेगा? ये सामाजिक प्रेरक में, कि वो अपने आप को अच्छे से अच्छा समाज के सामने लेकर आए, व्यवहार से, कार्य से, व्यक्तित्व से। और यहाँ पर सम्मान की बात देखेंगे तो आत्मसम्मान, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट बना रहना चाहिए। फिर आत्म सुरक्षा, उसमें सुरक्षा की भावना होती है और वो अपने आप को सुरक्षित करना भी चाहता है। जब आगे हम एक मास्लो का सिद्धांत पढ़ेंगे अब्राहिम का, तब हम इस जो सिद्धांत है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर देखिए मनोवैज्ञानिक प्रेरक। मनोवैज्ञानिक प्रेरक कौन से होते हैं? क्रोध है, प्रेम है, डर है, दुख है, इनको मनोवैज्ञानिक प्रेरक के नाम से पुकारा जाता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक अभिप्रेरक की। देखो, अनुमोदन प्रेरक, इसमें लिखा हुआ है मैंने, अनुमोदन प्रेरक, फिर संबोधन प्रेरक, फिर आक्रामक प्रेरक, फिर सामूहिकता अभिप्रेरक। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सामाजिक अभिप्रेरक की, तो फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब देखिए सबसे पहले हमने कहा है सामाजिक में अनुमोदन। व्यक्ति का कार्य ऐसा होता है, उसका व्यवहार ऐसा होता है, वो कुछ ऐसे कार्य करता है समाज में जिससे वो काम समाज द्वारा स्वीकृत हो जाता है। समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उस काम को क्या करते हैं? अनुमोदित कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ? अनुमोदन प्रेरक। फिर आप देखेंगे यहाँ पर है संबोधन प्रेरक। संबोधन प्रेरक में देखेंगे व्यक्ति जो है वो आपस में संबंध बनाकर, कार्य और कारण में संबंध बनाकर, अभिप्रेरणा की जो मेरे अंदर मैं जो अभिप्रेरित हुई हूँ, मोटिवेट जो हुई हूँ, उसकी उपस्थिति में दूसरों से संबंध बनाने का प्रयास करता है, उसके साथ में रहता है। आप देखेंगे ऐसा करने से उसे सुख की अनुभूति होती है, इसी को संबोधन अभिप्रेरक कहा जाता है। अब देखेंगे हम बात करेंगे शक्ति अभिप्रेरक की। शक्ति अभिप्रेरक क्या होता है? तो आप ये देखेंगे दूसरे व्यक्ति को अपने व्यवहार से प्रभावित करना, उसको अपने प्रभाव में ले लेना, अपनी बात को ऐसे रखना कि व्यक्ति आपसे प्रभावित हो जाए, उससे काम करवा लेना। वो नहीं करना चाहता लेकिन आपका व्यवहार ऐसा है, आपका तरीका ऐसा है कि आपने करा लिया है, तो ये शक्ति अभिप्रेरक होता है। इसको भी हम क्या करते हैं? आप देखेंगे हम इसको नियंत्रित करके रखते हैं। फिर देखिए जैसे एक उदाहरण दे रखा है, देखो दूसरों को नियंत्रण करना। एक उदाहरण दे रखा है कि दूसरों का भाग्य विधाता बनना। एक दे रखा है किसी भी व्यक्ति से, कोई भी XYZ किसी से भी हो, अपना कार्य अपनी इच्छा अनुसार करवा लेना। ये शक्ति अभिप्रेरक के कुछ उदाहरण हैं। फिर हम बात कर रहे हैं आक्रामक अभिप्रेरक की कि आक्रामक अभिप्रेरक क्या होता है। फ्राइड कहते हैं और थॉमसन कहते हैं कि जो मूल प्रवृत्ति है वो व्यक्ति लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है। ऐसा करने से वो दूसरों पर प्रभुत्व जमाना चाहता है, उसे उससे सुख की अनुभूति होती है।
तो ये आप देखेंगे, ये हम इस प्रेरक की बात कर रहे थे, आक्रामक प्रेरक की, कि इस तरह का व्यवहार करके भी लोग क्या करते हैं, अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं और दूसरे को कमज़ोर समझते हैं। मतलब अपना प्रभुत्व जमाना, गाली गलौज करके, जोर से बोलकर, चिल्लाकर, जिससे सामने वाला व्यक्ति उसके दबाव में आ जाए। फिर देखेंगे, अब हम बात कर रहे हैं सामूहिकता की, कि सामूहिकता क्या होता है। तो वो कह रहा है कि इस अवस्था में व्यक्ति समूह बनाकर रहता है, क्योंकि सामने शुरू में बता दिया, और आप सब भी जानते हैं कि व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, और जब सामाजिक प्राणी तो उसे समाज की आवश्यकता होगी, उसके सहयोग की आवश्यकता होगी। तो आप देखेंगे समूह बनाएगा, समूह की रचनाएं करेगा और इसी तरह से सबके लिए सहयोग भी करेगा। क्यों? क्योंकि वो समाज में अपना स्थान प्राप्त करना चाहता है। फिर आप देखेंगे संग्रहणशीलता में आप देखेंगे कि वो क्या करता है, उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करता है। जो भी उसके काम में आने वाली चीज़ें हैं, अपने भविष्य को ध्यान में रख के उनका संग्रह करना चाहता है। और ये प्रवृत्ति जो है लगभग 3 वर्ष की अवस्था से ही बालक में पाई जाती है। तो अभी हम बात कर रहे थे प्रेरक के बारे में कि प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने मुख्य प्रेरक की बात की। अब अंत में हम बात करते हैं उपलब्धि प्रेरक की। उपलब्धि प्रेरक क्या होता है? व्यक्ति जो भी कुछ लक्ष्य बनाता है, उद्देश्य बनाता है, उसको प्राप्त करना चाहता है, तो ये उपलब्धि प्रेरक उसको उस कार्य में लगाए रखता है जब तक कि वो उसको अचीव नहीं कर लेता, उसको प्राप्त नहीं कर लेता। आप ये जो आज हमारा सैद्धांतिक कक्षा की जो कार्यक्रम था या जो हमने वीडियो बनाया था, उसके अंतिम चरण में हम आ गए हैं। अब हम बात करेंगे अभिप्रेरणा के 2 स्तरों की, 2 प्रकार की, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा। हम बात कर रहे हैं अभिप्रेरणा की और अब बात करते हैं इसके 2 प्रकारों की। अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, एक आंतरिक अभिप्रेरणा है, एक बाहरी अभिप्रेरणा है। अब आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा को मैं सरल शब्दों में बताऊं, इससे पहले मैं चाहती हूं कि आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आंतरिक अभिप्रेरणा देखिए, मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। जैसा कि नाम में ही है, आंतरिक, इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है? मैं स्वयं हूँ, मेरा बालक है, उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको एक, जिससे आपको इंटरनल मोटिवेशन समझ में आ जाए। वो स्कूल जाता है, स्वयं तैयार होता है, स्वयं अपना बैग चेक करता है, टाइम से उठता है, टाइम से खाता है, हर काम टाइम से करता है, आता है प्रॉपर जगह पर, अपना जो स्कूल का बैग होता है उसे रखता है, अच्छे से हैंड वॉश करके खाना खाने के लिए टेबल पर बैठता है और अपने आप अपना होमवर्क उसे करना है, उसे ये मालूम है, उसे कोई नहीं कहता, खाना खाने के तुरंत बाद ही होमवर्क करने लग जाता है। एक और बालक है, वो स्कूल में जब उसे जाना होता है तो उसे उठाना पड़ता है, उठ जाइए स्कूल जाना है, बड़ी मुश्किल से तैयार होता है, फिर जाता है, फिर आने के बाद भी आप देखेंगे बैग फेंक दिया, उसको कहते जाओ होमवर्क करना है, अभी कर लूँगा। फिर उसे लालच देकर, दंड का प्रयोग कर, पुरस्कार का लालच देकर इस तरह से किया जाता है। तो देखेंगे जो बालक स्वयं उठ रहा है, स्वयं जा रहा है, स्वयं अपना होमवर्क कर रहा है, वो है आंतरिक अभिप्रेरणा। व्यक्ति स्वयं, इंटरनल मोटिवेशन है, उसको मालूम है कि उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसे क्या करना है और उसे करना ही है, तो वो उसने काम को कर लिया। अब आप देखेंगे जिसको मैंने लालच दिया, पुरस्कार का, दंड, भय, क्रोध, जो भी मैं बता सकती थी, दूसरे व्यक्ति का प्रभाव, मतलब प्राकृतिक अवस्था के बिल्कुल विपरीत दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया जा रहा है, वो क्या थी? नकारात्मक अभिप्रेरणा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मैं व्हाइट बोर्ड की ओर ले जाती हूँ आपको, देखो लिखा हुआ है आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा को और क्या कह सकते हैं आप? सकारात्मक अभिप्रेरणा। और सकारात्मक अभिप्रेरणा को और क्या कह सकते हैं आप? प्राथमिक अभिप्रेरणा। और नेचुरल, तो देखो हमने इसको कहा है प्राकृतिक अभिप्रेरणा। यह व्यक्ति के अंदर स्वयं होती है, वो स्वयं अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक रहता है, कार्य के प्रति गतिशील रहता है, तब तक उस काम को करता है जब तक कि वो उस अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। अब हम बात करेंगे बाहरी अभिप्रेरणा की, कि बाहरी अभिप्रेरणा में क्या। देखो बाहरी अभिप्रेरणा को क्या बोला जाता है? नकारात्मक अभिप्रेरणा।
अब नकारात्मक अभिप्रेरणा में कौन कौन सा आएगा? दंड है, पुरस्कार है, प्रशंसा है, किसी प्रकार का लालच है, ये सब किस में आएंगे? नकारात्मक अभिप्रेरणा। किसी बाहरी स्थिति द्वारा, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति को जो अपने प्रभाव के कारण या कार्यों के कारण दी जा रही है, उसको हमने बाहरी अभिप्रेरणा बोला है। द्वितीयक अभिप्रेरणा भी बोलते हैं इसको, दूसरा नंबर मिला है इसको। कृत्रिम अभिप्रेरणा भी बोलते हैं, क्योंकि स्वयं में नहीं है, बाहर से कोई उसके ऊपर आरोपित करता है, उसके अंदर घुसाता है, तो इसको हमने बोला कृत्रिम अभिप्रेरणा। इसमें बालक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अभिप्रेरित होकर या दूसरे व्यक्ति के प्रभाव में आकर कार्य करता है, जैसे दंड है, पुरस्कार है, प्रशंसा है, भय है। अब ये देखेंगे जो नकारात्मक आपकी अभिप्रेरणा है, उसमें आप देखेंगे कि बालक स्वयं प्रेरित नहीं होता, उसके ऊपर दूसरा व्यक्ति अपना प्रभाव डालकर, लालच देकर, कुछ तरीकों को अपनाकर उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है। तो ये आज हमने बात की मोटिवेशन की, कि मोटिवेशन का क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा होती है, क्या तत्व होते हैं, और फिर हम अब बात करेंगे। और अपनी हमने बात की प्रकार की हमने बात की कि प्रकार क्या होते हैं, अब आंतरिक और बाहरी, जिसे आप बाह्य अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं। तो यह आज हमारा जो लेक्चर था वो सैद्धांतिक लेक्चर था। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लेसन प्लान की, कि इंग्लिश लेसन प्लान क्या होता है और उसको हमें कैसे करना चाहिए। और आज जो हमने बात की है मोटिवेशन की, और हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो कंटेंट आपको समझ में आता है उस कंटेंट को आप क्या करें, अच्छे से समझें। अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।